हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना द्वारा संचालित भूगोल के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की परपटी को प्रभावित करने वाले बल। ठीक है, फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की परपटी को प्रभावित करने वाले बल। इसको हम भू संचलन भी बोल देते हैं, अर्थ मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ मूवमेंट्स बोलते ही हमारे मन में फिर दो तीन टाइप की पृथ्वी की गतियाँ आ जाती हैं। अर्थ मूवमेंट्स से मतलब पृथ्वी की एस्ट्रोनॉमिकल जो मूवमेंट्स हैं वो भी आ जाती हैं, जियोग्राफिकल भी आ जाती हैं। तो खगोलीय गतियाँ और पृथ्वी की भौगोलिक गतियाँ। तो खगोलीय गतियों के बारे में हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं, टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका वही पृथ्वी का रोटेशन और रेवोल्यूशन ये आता है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन भौगोलिक गतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल मूवमेंट्स है वो क्या होता है। तो जियोग्राफिकल मूवमेंट्स के लिए हम क्रस्ट पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे आज। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की जो परपटी है, जो बाह्य सतह है, उस सतह पर परिवर्तन डालने वाले बल कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक लिख देता हूँ मैं, फोर्सेस अफेक्टिंग द क्रस्ट, पृथ्वी की परपटी को प्रभावित करने वाले बल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो स्थलमंडल है या ग्लोब है, ग्लोब की हम जब बात करते हैं, आपको एक दिन क्लास में मैंने रिलीफ के बारे में बताया था, रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिलीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर, रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो उन्हीं चीज़ों को हमें आज आगे बढ़ाना है। अभी तक हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स की बात की थी, इनके ओरिजिन की बात की थी, रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में जिसको हम काउंट करते हैं। तो पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो पृथ्वी को देखने में एक साधारण दृष्टि से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो इस पर जो स्थलाकृतियाँ हैं, इसका जो बाह्य भाग है, ये हमें लगभग शांत या अस्थिर या अपरिवर्तनशील दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसको डीपली स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस पे हर पल कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बैक आप जाइए। हम जो रिलीफ की बात कर रहे थे, रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिलीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर, रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हम कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन को शामिल करते हैं। उनका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो रिलीफ आता है वो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर आता है। तो सेकंड ऑर्डर रिलीफ के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ यानी कि जो महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट है उस पर जब आंतरिक बलों द्वारा या आंतरिक बल प्रभावित होते हैं तब क्या होता है, रिलीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर निकल के आता है। और रिलीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर पे जब बाह्य बल कार्य करते हैं तो क्या होता है, रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर निकल के आता है। तो वही सारा रिलीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर और रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर, इनका जो मैकेनिज्म है, इनकी जो क्रिया विधि है, किस प्रकार ये बनते हैं, किस टाइप से पृथ्वी की गतियाँ हो रही हैं, उन सबको हमें आज डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपने टॉपिक ही देखा है, फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट। तो पृथ्वी की परपटी को प्रभावित करने वाले बल, पृथ्वी की परपटी को बल किस प्रकार प्रभावित करेंगे, उस चीज़ को हमें आज पढ़ना है। अब आप एक बात यहाँ देखिए कि पृथ्वी की जो परपटी है उस पर उसकी जो आंतरिक क्रियाएं हैं, आंतरिक उसका जो अंतरतम है, आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना में जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनका बहुत कुछ रिजल्ट हमें सरफेस पे दिखाई देता है। ठीक है, तो जो हम ये बात कर रहे हैं पृथ्वी की परपटी को प्रभावित करने वाला बल, तो पृथ्वी की परपटी को प्रभावित करने वाला बल सिर्फ बाहरी सतह पर नहीं होता है, वो आंतरिक भाग में भी होता है।
तो इस प्रकार पृथ्वी पर जो बल प्रभाव उसके क्रस्ट में परिवर्तन लाते हैं, उसकी जो लैंडफॉर्म्स हैं, सीधे से आप कह सकते हैं कि स्थलाकृतियों के बनने और बिगड़ने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो फोर्स 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, या एक कोई बल होता है ऐसे कह सकते हैं। तो उन बलों को हम जब वर्गीकृत करते हैं तो आगे क्या निकल के आता है वो हमें सारा पढ़ना है। तो मेन ये है कि पृथ्वी पर जब हम सिंपल देखते हैं तो हमें लगता है कि सब परिवर्तनशील जो स्वरूप हैं वो उनमें हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उसको डीप स्टडी करने जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं, एक दीर्घकालिक, एक अल्पकालिक या आकस्मिक। दीर्घकालिक बहुत लंबे समय में होने वाला परिवर्तन, जैसे कि आप बात करें माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण की, तो माउंटेन बिल्डिंग जब हो रहा है, पर्वत निर्माण जब हो रहा है, तो आप देखिए कि क्या ऐसा होता है कि रातों रात कोई पर्वत बन के तैयार हो गया, या बहुत जल्दी 1 महीने में 1 साल में कोई पर्वत बन के तैयार हो गया। ये हज़ारों लाखों साल का प्रोसेस होता है। तो वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस, दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तन। तो एक तो ये महाद्वीपों का निर्माण है, पर्वतों का निर्माण है, ये सब क्या है, दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तन। तो दीर्घकालिक परिवर्तन हम इनको कह देते हैं, लॉन्ग टाइम प्रोसेस पूरा हो जाता है। दूसरा होता है अल्पकालिक, जिसको हम आकस्मिक, सडन भी कह देते हैं। अल्पकालिक या आकस्मिक, जैसे आपने देखा कि कभी भूकंप आया, या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या लैंडस्लाइड, भूस्खलन हुआ, तो ये चीज़ आपको तुरंत दिखाई देती है, तुरंत समझ में आता है कि भाई भूकंप आया, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भूकंप आया। सेकंड्स में भूकंप के झटके आ जाते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत तीव्रता से हो जाता है, लैंडस्लाइड भी अचानक से होता है, तो वो चीज़ें हम उसको महसूस कर लेते हैं। तो जो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है उसको मनुष्य महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि एक बहुत लंबा समय होता है, और मनुष्य की आयु एक एवरेज जो मानते हैं 100 वर्ष लगभग होती है। तो जो लाखों और हज़ारों सालों का जो प्रोसेस है उसको मनुष्य महसूस नहीं कर पाता। लेकिन हमें इसको कैटेगराइज करना होगा, क्रस्ट पे जो परिवर्तन आ रहा है उन चीज़ों को देखना होगा। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 प्रकार से हो रहा है, एक तो दीर्घकालिक परिवर्तन हो रहा है और दूसरा अल्पकालिक परिवर्तन हो रहा है। तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिवर्तन के अनुसार ही हमने इन बलों को कैटेगराइज किया है। किस प्रकार कैटेगराइज किया है, एक तो नाम दिया आंतरिक बल या अंतर्जात बल, और दूसरा नाम दिया बाह्य बल या बहिर्जात बल, यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जब हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बात और समझ लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ होंगे और वो सारी जो लैंडफॉर्म्स की पूरी जो यांत्रिकी है वो आपको समझ में आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुने और समझें। इसका आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, जो एक कंप्लीट चार्ट होगा, और उसको अगर आपने याद कर लिया तो सारी जियोमॉर्फोलॉजी आपको ईजी लगने लगेगी। किस टाइप से माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, किस टाइप से जो महाद्वीप बन रहे हैं, किस टाइप से फॉल्ट वैली बन रही है, फॉल्ट हो रहा है, फॉल्टिंग हो रहा है, किस टाइप से फोल्ड बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का है कि महाद्वीप कैसे बन रहे हैं, पर्वत निर्माण कैसे हो रहा है, भ्रंश घाटियाँ कैसे बन रही हैं, जो बलन होते हैं, बलन से जो बलित पर्वत बनते हैं वो बलन कैसे बन रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिनके लिए रेस्पॉन्सिबल 2 टाइप के फोर्स होते हैं, जिनको हम आंतरिक बल और बाह्य बल कहते हैं। तो इसका एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, जिसमें आप लिख दीजिए फोर्स, यहाँ पर लिख दीजिए आप फोर्स, ठीक है। और इसको 2 कैटेगरी बना दीजिए, जिसमें से आप क्या लिखेंगे, एक एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, और यहाँ आप लिखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स, और यहाँ लिख दीजिए बहिर्जात बल।
अब आपको ये ध्यान रखना है, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, इंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की क्रस्ट मेंटल कोर आप पढ़ चुके हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक सतह में जो बल कार्य करते हैं वो बल क्या कहलाते हैं? अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब एक काम, पृथ्वी के अंतरतम में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं और उनका सबका जो रिजल्ट है वो आपको सरफेस पे दिखाई देता है। मान लीजिए कि आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप, आगे अभी पढ़ेंगे कैसे होता है, आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप कोई पर्वत बन के तैयार हुआ या कोई पठार बन के तैयार हुआ, कोई महाद्वीप बन के तैयार हुआ, तो क्या हो रहा है, जो हमारे पास एक सरफेस था, जो क्रस्ट था, उस क्रस्ट में कोई ना कोई चेंज आपको दिखाई दिया, परिवर्तन आया, यहाँ पे रचना हुई, निर्माण हुआ, कुछ सृजन हुआ, तो इनको क्या कहते हैं? सृजनात्मक बल भी कह देते हैं। ये स्थलाकृतियों का सृजन करते हैं, लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, लैंड फॉर्म्स का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको निर्माणकारी बल भी कहते हैं। स्थलाकृतियों को बनाते हैं, इसलिए क्या करते हैं? विसंगति ले आते हैं, असमानताएं ले आते हैं, आप ऐसे भी इनको कह सकते हैं, असमानताएं। जो सरफेस है, जो धरातल है, उस धरातल पर ये विषमताएं ले आते हैं। मान लीजिए धरातल आपके पास इस प्रकार का था और यहाँ पर पर्वत चोटियाँ, कहीं पठार, कहीं कुछ मैदान, भ्रंश घाटियाँ, कुछ भी आया, तो क्या हो रहा है? इस धरातल पर विषमताएं, असमानताएं आ रही हैं। तो ये क्या करते हैं? जो इंडोजेनेटिक फोर्स हैं, आंतरिक बल हैं, वो क्या करते हैं? इस सतह पर विषमताएं या असमानताएं लाते हैं। तो इन बलों को क्या कहते हैं? विसंगति मूलक बल भी कह देते हैं। इस धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की असमानताएं लाने के कारण या विषमताएं लाने के कारण या विसंगतियां बनाने के कारण इन बलों को क्या बोल देते हैं? विसंगति मूलक बल। समझ में आ रहा है? टोटल हम अपनी बात को लेके चले हैं, पृथ्वी की जो परपटी है, जो क्रस्ट है, उस पर परिवर्तन लाने वाले बल, फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो वो फोर्सेस में आपने देखा, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो हमारे पास निकल के आता है अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरा बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स। सीधा सा यहाँ पर है, जो पृथ्वी की आंतरिक सतह में रहकर कार्य करते हैं वो होते हैं अंतर्जात बल। पृथ्वी की सरफेस के नीचे जो क्रियाएं हो रही हैं वो अंतर्जात बलों के अंतर्गत आती हैं। और बहिर्जात बल जो पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करते हैं। कैसे होते हैं, किस प्रकार करते हैं, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी कि जो आंतरिक बल हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं लाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास तीन प्रकार के, तीन कैटेगरी के रिलीफ या उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स होता है, और फर्स्ट ऑर्डर पे जब इंडोजेनेटिक फोर्स काम करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ पर जब इंडोजेनेटिक फोर्स काम करता है तब हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिलीफ निकल के आता है। तो वहाँ पे रोल किसका हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है सेकंड ऑर्डर रिलीफ को बनाने के लिए? वो कर रहा है हमारे पास इंडोजेनेटिक फोर्स, ये आंतरिक बल। और ये आंतरिक बल ही मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फोर्स है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बनाने में। ठीक, तो यहाँ से चीज़ें आपको बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है। तो अब आप देख लीजिए कि अभी आपको मैंने बताया कि सरफेस पर विभिन्न प्रकार की असमानताएं, विसंगतियाँ, डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है। किसके कारण आती है? इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण आती है। तो इस इंडोजेनेटिक फोर्स को हम एक और नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? विसंगति मूलक बल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको हम आगे थोड़ा सा बहिर्जात बल के बारे में बात कर लेते हैं। ये सरफेस के ऊपर अंदर रह के काम कर रहा है और ये सरफेस के बाहर रह के काम करता है। तो अब आप देखिए कि जो हमारे पास लैंड फॉर्म्स बने थे यहाँ, ठीक है, किसने बनाए? इंडोजेनेटिक फोर्स ने बनाए। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करेगा? ये अपने एजेंट के थ्रू काम करता है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स का जो मेन वर्क होता है वो डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन, अनाच्छादन, ये आपको ध्यान रखना है। जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है वो अनाच्छादन की क्रिया करता है। अनाच्छादन का मतलब अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रिया हो जाती है।
वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग मीन्स किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना, और इरोजन जो होता है वो उस टूटे हुए भाग का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं, और इस कंबाइंड प्रोसेस को हम डेन्यूडेशन कहते हैं। तो इनके जो एजेंट होते हैं वो अब वो केमिकल, जो वेदरिंग होगा वो मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, जो एजेंट है वो अपने तरीके से काम करेंगे। तो कोई भी नदी आप देखिए पहाड़ से निकलती है तो उसको काटना शुरू करती है, और काट के उसको धीरे धीरे प्लेन बनाने की कोशिश करेगी। या हवा का झोंका आया, ये सब क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्स के एजेंट होते हैं। हवा का झोंका आया तो वो भी इस चट्टान को तोड़ने का प्रयास करेगा। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के एजेंट हैं वो इनको क्या करते हैं, जो इंडोजेनेटिक फोर्स ने लैंडफॉर्म बना के तैयार किए, उन लैंडफॉर्म्स को काट छाट के और फिर से प्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस एक्सोजेनेटिक फोर्स को या बहिर्जात बल को दूसरा नाम दे देते हैं समतल स्थापक बल। ठीक है, समतल स्थापक बल, ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो इंडोजेनेटिक फोर्स है वो क्या करता है, लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, यानी विसंगति असमानताएं लाता है सरफेस पे, धरातल पे। और जो बहिर्जात बल है, एक्सोजेनेटिक फोर्स है, वो इसके द्वारा बनाई गई जो विसंगतियां हैं, असमानताएं हैं, उनको दूर करके फिर से सरफेस को प्लेन बनाने की कोशिश करता है, समतल करने की कोशिश करता है। इसलिए हम उस बल को क्या देते हैं, समतल स्थापक बल। ठीक, तो पृथ्वी की परपटी पे परिवर्तन लाने वाले दो बल जिम्मेदार हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें एक एंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, इनका जो इनमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से होते हैं। ये बात भी हमें साथ साथ दिमाग में रख के चलनी है। अब आगे हम बात कर देते हैं इनकी तीव्रता के आधार पर, इंटेंसिटी, इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्स को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास फिर दो कैटेगरी निकल के आएंगी। जैसे अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट करते समय आपको बताया था कि जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, एक दीर्घकालिक परिवर्तन और दूसरा अल्पकालिक या आकस्मिक परिवर्तन। तो यहाँ जो ये बनेंगे फोर्स बन रहे हैं या जो इसके जो पार्ट बनेंगे वो क्या हो सकते हैं, दो, इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक दीर्घकालिक और एक आकस्मिक या अल्पकालिक। तो यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा, इनको हम सडन एंडोजेनेटिक और लॉन्ग टाइम प्रोसेस या डायस्ट्रोफिक फोर्स भी कह देते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब हम एंडोजेनेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इसको हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि एंडोजेनेटिक फोर्स जो है, आंतरिक बल जो है, अंतर्जात बल जो हैं, वो दो प्रकार से काम करते हैं, जिनमें एक दीर्घकाल में काम करता है और एक अल्प समय में या आकस्मिक हलचल होती है। हलचल भी कह सकते हैं, दीर्घकालिक हलचल और आकस्मिक हलचल। तो इसको हम दो कैटेगरी में तोड़ देंगे, एक सडन एंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा उसको हम बोलते हैं पटल विरूपण। इसी को आप आगे बढ़ाते चलिए फ्लो चार्ट को। तो यहाँ आप कर दीजिए आकस्मिक अंतर्जात बल, लिख देता हूँ मैं, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, आकस्मिक अंतर्जात बल। और अगला क्या है, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स, पटल विरूपण। पटल विरूपण, पटल मीन्स सरफेस की बात हो रही है, जो सरफेस पे विकृति ला रहा है उसको विरूपित कर रहा है, तो पटल विरूपण कह दिया। और सडन एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब हो गया कि जो आकस्मिक उसमें प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, सडन। अब देखिए सडन आकस्मिक वाले में इसके क्या और कैटेगरी हो सकती हैं। आकस्मिक वाले में आप देखिए भूकंप आता है, अचानक से आता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, अचानक से होती है, लैंडस्लाइड होता है, वो भी अचानक से होता है। तो आप चाहे तो इसको और कैटेगरी में अगर बांटना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थक्वेक,
वॉल्केनो या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, और यहाँ लैंडस्लाइड। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है, समझ के ध्यान से आगे बढ़ना है आपको। फोर्स एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, जो सतह के अंदर काम करता है वो एंडोजेनेटिक या आंतरिक बल होता है, जो सतह के बाहर काम करता है वो बहिर्जात या एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है। अब हम एंडोजेनेटिक को डिवीज़न कर रहे हैं, तो एंडोजेनेटिक में हमें दो डिवीज़न मिल रहे हैं, एक मिल रहा है सडन मूवमेंट्स या सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा मिल रहा है हमें डायस्ट्रोफिक फोर्स। तो सडन वाला क्या है, आकस्मिक, अचानक होने वाली क्रिया। अचानक क्या है, अचानक क्या परिवर्तन होता है भाई, भूकंप आ रहा है या ज्वालामुखी आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी की आंतरिक सतह में क्या हलचल हो रही है, वो हलचल हमें भूकंप के रूप में या वो ज्वालामुखी के रूप में या लैंड स्लाइड के रूप में, क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन के रूप में हमें पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सेक्शन तो हमारा इधर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से चीज़ें आगे चलेंगी तो थोड़ी सी आपको टेक्निकली मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ वाला ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक फोर्स या डायस्ट्रोफिक पटल विरूपण। पटल, इस सरफेस में क्या विकृतियाँ आ रही हैं, क्या चेंज आ रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें जो चेंज आता है वो दो तरीके से चेंज आता है। पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी की जो सतह है या जो क्रस्ट या वो भूपर्पटी है, उस पर दो तरह से जो दीर्घकालिक बल है या दीर्घकाल में होने वाली क्रिया है, वो दो क्रियाएं होती हैं। एक होता है, इसको आप दो भागों में बांट लीजिए, एक होता है महादेश जनक बल, और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। आप देखिए, दोनों क्रियाएं, दोनों स्थलखंड लंबे समय में बनने वाले हैं। चाहे महादेश से मतलब महाद्वीप से है तो महादेश बन रहा है, महाद्वीप बन रहा है या पर्वत बन रहा है, तो ये लंबे समय में होने वाली क्रियाएं हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं, पटल विरूपण। पटल विरूपण बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पटल विरूपण को आप बहुत ध्यान से समझ लें। डायस्ट्रोफिक फोर्स क्या है, डायस्ट्रोफिक फोर्स के अंतर्गत क्या निकल के आता है, या पहले ये जानना जरूरी है कि डायस्ट्रोफिक फोर्स जो है वो दीर्घकालिक क्रिया है, लंबे समय में कंप्लीट होने वाला एक प्रोसेस है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक महादेश जनक बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी। अब महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी को क्या बोलते हैं, एपिरोजेनेटिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स। एपिरोजेनेटिक फोर्स और ये ओरोजेनेटिक फोर्स। अब इनको ध्यान रखना, यहाँ मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, आपने इसको लिख लिया होगा। एपिरोजेनेटिक फोर्स, एपिरोजेनेटिक ये ग्रीक वर्ड है, एपिरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब महाद्वीप होता है। ठीक है, महादेश या एपिरोजेनेटिक या इसको हम क्या कहेंगे, जो एपिरोज से बना है उसको क्या कहेंगे, महाद्वीप। और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति, एपिरोज और जेनेसिस। एपिरोज मीन्स महाद्वीप और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति से रिलेटेड, महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित, तो वो क्या हुआ, एपिरोजेनेटिक। इसी तरह से ओरोज, ओरोज का मतलब होता है पर्वत, माउंटेन, और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति। तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित, पर्वत निर्माणकारी।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है, वो डायस्ट्रोफिक फोर्स को अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो वो कौन से निकल के आते हैं, एपिरोजेनेटिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, महाद्वीप या महादेश निर्माणकारी बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ मैं दोबारा इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे इसी को बढ़ाना है। डायस्ट्रोफिक की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, डायस्ट्रोफिक फोर्स। ठीक है, यहाँ इसको क्या बनाया था, इसके दो टुकड़े किए हमने, एक एपिरोजेनेटिक
हाँ, हम लोग बात कर रहे थे अपवार्ड फोर्स की और डाउनवर्ड फोर्स की। तो अपवार्ड में अगर कोई भी स्थलखंड में उत्थान हो रहा है, ऑन कर दीजिए। इसमें लगा था इसका वो भी क्लिक इसमें नहीं, इसमें नहीं, लगा है। छोड़िए देख लीजिए। ये काम ही नहीं कर रहा है। कहाँ गया विकास? ऊपर क्या फोन करो, नंबर उसका कौन सा वाला? 979 तो आ रही है वो उसमें क्लिप नहीं है ना, उसमें कैसे लगाएंगे क्लिप? हाँ। अरे खुली तो उसके निकाल के लगा दो ना। लग जाती है। हाँ। आप निकाल दो ना मुझे। अरे मैं नहीं खींच पाता हूँ, वही लगाता। ऊपर गया ऊपर। फोन करो जल्दी। तो आप कह सकते हैं इसमें अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, क्लिप निकल गई। उत्थान और अपलिफ्टमेंट, आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट। दूसरा आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्थलखंड है वो अपने पास वाले समुद्र के तल से बाहर निकल रहा है, जो पहले से उसमें डूबा हुआ था, तो उसको हम निर्गमन या इमरजेंस बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों चीज़ों को लेके चलना है हमें, सरफेस को, स्थलीय भाग को भी लेना है, और स्थलीय भाग का जल के साथ जो आसपास वाला जलीय भाग है वहाँ पर कोई लैंड मास पहले से अगर डूबा हुआ था और वो अब जल के बाहर निकलता है तो वो इमरजेंस, और उसको हम क्या बोल देते हैं, निर्गमन बोल देते हैं। तो एक तो ये अपवार्ड मोशन, यानी ऊपर की दिशा में गति हो रही है, अपवार्ड मोशन हो रहा है। इसी टाइप से आप यहाँ समझ लीजिए डाउनवर्ड में क्या हो सकता है कि कोई भी स्थलखंड अपने पास वाले स्थलखंड की तुलना में अगर धंस जा रहा है तो क्या होगा, वो धंसाव हो गया, वो उसे अवतलन बोलते हैं, सबसिडेंस बोलते हैं। ये आप लिखते जाइए यहाँ पे, ये इसमें आपने अपलिफ्टमेंट लिखा और इमरजेंस लिखा, इमरजेंस, ठीक है। और यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें आप लिख दीजिए सबसिडेंस, और इसमें आप क्या लिखेंगे, दूसरा सबमर्जेंस। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी लैंडमास अगर अपने पास वाले लैंडमास की तुलना में क्या हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको उसमें क्या देखना होगा कि वो अवतलन हो रहा है, सबसिडेंस हो रहा है। और अगर वो कोई लैंडमास जो क्या है पानी में डूब रहा है तो क्या हो रहा है, सबमर्जेंस हो रहा है। तो इतनी जो बात हुई वो किस में हो गया, एपिरोजेनेटिक फोर्स में हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास जो एपिरोजेनेटिक फोर्स निकला उसमें दो प्रकार की गतियां हो सकती हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है, किसी भी स्थलखंड का उत्थान हो सकता है, या कोई भी स्थलखंड समुद्र में जो पहले से डूबा था वो बाहर निकल सकता है, तो आप उसको इमरजेंस कह देंगे। अच्छा, इसके साथ जो डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, एक सबसिडेंस हो सकता है, एक इमरजेंस हो सकता है, यानी अवतलन जिसको हम धसाव कह देते हैं, और दूसरा निमज्जन, किसी भी स्थलखंड का समुद्र में डूब जाना, वो क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं निमज्जन या सबमर्जन, सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया उसमें। तो ये जो गतियां हुई, ये गतियां किसके अंतर्गत आती हैं, पटल विरूपण के महादेश जनक या एपिरोजेनेटिक के अंतर्गत आती हैं। इसको साथ साथ समझते भी रहिए, या आप भी करते रहिए, और ये चार्ट अपना बनाते रहिए। इसमें अब आगे हम दूसरी बात पे चलेंगे। ओरोजेनेटिक फोर्स दूसरा आता है, ओरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक के बारे में हमने अभी बात की। तो ओरोजेनेटिक का मतलब मैंने आपको बताया कि ओरोज क्या है, ओरोज से बना है। ओरोज क्या है, ओरोज से बना है। ओरोज मीन्स माउंटेन, ग्रीक भाषा में ओरोज का मतलब पर्वत होता है, और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति। तो पर्वत निर्माण कार्य या पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित बात हुई। तो पर्वत की उत्पत्ति कैसे होगी उसके बारे में हमें ध्यान देना होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स भी कह देते हैं, ओरोजेनेटिक फोर्स भी कह देते हैं, और इसको हम
पर्वत निर्माणकारी हलचल भी कह देते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल भी कह देते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें जो गतियाँ हो रही हैं वो कैसी होंगी, वो क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होंगे। अब देखिए कि क्या कैसे हो सकता है, ये वाला इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका आगे बहुत बड़ा रोल अभी आप देखेंगे क्या है। ओरोजेनेटिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल या पर्वत निर्माणकारी हलचल भी आप कह सकते हैं। तनाव मूलक बल, जब एक किसी चट्टान में दो विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है तो टेंशनल फोर्स निकल के आ रहा है, और जब किसी चट्टान में एक ही
कुछ हो रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, आप चलें दीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे क्रस्टल फ्रैक्चर की। तो जब टेंशनल फोर्स लग रहा है तो क्रस्ट में क्या होगा, टूट फूट होगी, चटकन भी हो सकती है, क्रैकिंग भी हो सकती है, फॉल्टिंग भी हो सकती है, लेकिन उसको हमने एक क्या नाम दे दिया, क्रस्टल फ्रैक्चर या भूपटल विभंग। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ देख लीजिए क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक हमारे पास कोई जो टुकड़ा है, जो चट्टान है, उस चट्टान में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशनल फोर्स लगा, संपीडनात्मक बल लगा, तो संपीडनात्मक बल के कारण क्या होगा, इस चट्टान में मोड़ पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्टल बैंडिंग या भूपटल बंकन। ये शब्द आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में ध्यान रखना है, ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं। क्रस्टल बैंडिंग, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, भूपटल बंकन, भूपटल बंकन, या इसको मुड़ाव भी कह सकते हैं। तो मुड़ाव से मतलब आपको समझ में आ गया कि मुड़ाव का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी चट्टान है, इस चट्टान को अगर इसको कंप्रेस किया जा रहा है, इसमें संपीडनात्मक बल लगाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसमें मोड़ पड़ जा रहा है, उसमें फोल्ड पड़ जा रहे हैं, बलन पड़ जा रहे हैं, इसलिए क्या कह दिया, क्रस्टल बैंडिंग या भूपटल बंकन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओरिजिनेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो टेंशनल फोर्स निकल के आया, कंप्रेशनल फोर्स निकल के आया। टेंशनल फोर्स कब काम कर रहा है, जब दो विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है, विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है, तब क्या हो रहा है, क्रस्टल फ्रैक्चर हो रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ जब कंप्रेशनल लग रहा है तो क्या हो रहा है, क्रिस्टल बेंडिंग हो रही है, भूपटल बंकन हो रही है। अब आप देखिए इसमें भी और आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसकी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर बाहर की ओर विपरीत दिशाओं में जो बल लग रहा है उसकी तीव्रता कम है तो इसमें क्या होगा, हल्की फुल्की चटकन हो जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी, थोड़ी बहुत दरार आएगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्रैकिंग। इसके भी आप दो पार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप लिख दीजिए क्रैकिंग। और दूसरा क्या हो सकता है, फॉल्टिंग, बड़ी दरार हो जाए। जब दो विपरीत दिशाओं में बल लगता है तब क्या हो रहा है, या तो इसमें जो रॉक्स है, जो चट्टान का बड़ा कोई खंड है, उसमें क्या हो रहा है, या तो क्रैकिंग हो रही है, हल्की सी चटकन आ रही है, तो आप इसको चटकन या क्रैकिंग यहाँ कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो फोर्स लग रहा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो तीव्रता ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, उसमें फॉल्टिंग आ रही है, उसमें दरार आ रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो फ्रैक्चर हो रहा है, वो फ्रैक्चर किस तरीके से हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है, या तो क्रैकिंग हो रही है या फॉल्टिंग हो रही है। ये फॉल्टिंग जो है, ये फॉल्टिंग से ही फॉल्ट वैली बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। टेक्निकली आज बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि समझते रहें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो यहाँ आपको देखना है कि जो क्रिस्टल फ्रैक्चर हो रहा है, उस क्रिस्टल फ्रैक्चर में के दो टाइप बन सकते हैं, और दोनों टाइप में क्या हो रहा है, एक तो आपको क्रैकिंग मिल रहा है अगर इनकी इंटेंसिटी कम है, तीव्रता कम है, और अगर तीव्रता ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, फॉल्टिंग। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें भी यही है, इसमें दो चीज़ें बन जाती हैं, एक बलन और एक समबलन। यानी कि आप देखिए अभी बताया मैंने कि जब इसमें कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये मुड़ना शुरू हो जाएगा, इसमें मोड़ पड़ेंगे। अब मोड़ भी तीव्रता पे डिपेंड करेगा। बहुत तेजी से दबा रहे हैं तो मोड़ बहुत पास पड़ जाएंगे, और इसको आप धीरे से दबा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मोड़ पड़ेगा। तो उसको जो हम कैटेगराइज करते हैं तो बलन और समबलन होगा। तो देखिए इसमें फोर्स और बलन और समबलन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ये जो चार्ट है हमारा वो तैयार हो गया। उसको आपको अब चीजें देखनी है कि कैसे हमें, एक बार मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ फिर से। पृथ्वी का जो सतह है, जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट पे परिवर्तन लाने वाले बलों की बात करते हैं।
हैं कि क्रस्ट पर जो कौन कौन से फोर्सेज हैं जिनके द्वारा चेंज आ रहा है, या हमें जो आप सीधा सा आप उसको टेक्निकली लैंग्वेज आप यूज़ करिए कि जो क्रस्ट है उस क्रस्ट पर सेकंड और थर्ड ऑर्डर के जो रिलीफ है उनको बनाने के लिए कौन कौन से फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक एंडोजेनेटिक फोर्स होता है, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्स है उसकी बात हम कर लेते हैं, तो वो पृथ्वी की आंतरिक सतह में काम कर रहा है, और आंतरिक सतह में काम कर रहा है उसको जो हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमें दो कैटेगरी में मिल रहा है, दो टाइप में मिल रहा है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस में और दूसरा सडन मूवमेंट या आकस्मिक शक्तियों के। तो आकस्मिक या सडन फोर्स की बात हम करते हैं, तो सडन फोर्स में हमें मिल रहा है आपका ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सडन मूवमेंट है। दूसरा जो डायस्ट्रोफिक जो दीर्घकालिक एक बल है, दीर्घकालिक क्रिया है, उसको हम एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं पटल विरूपण डायस्ट्रोफिक फोर्स। अब उस डायस्ट्रोफिक फोर्स को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो फिर हमें दो उसके तरीके मिलते हैं, दो स्थलखंड, दो प्रकार के स्थलखंडों का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक एपिरोजेनेटिक फोर्स के थ्रू और दूसरा ओरोजेनेटिक फोर्स के थ्रू। तो एपिरोजेनेटिक फोर्स में आपको बताया कि एपिरोजेनेटिक महाद्वीप से संबंधित है, महाद्वीप या महादेश ऐसा भी कहें, तो महाद्वीप से संबंधित है तो उसकी दो प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं, अपवार्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, अपवार्ड मोशन में आप देखिए वो लैंड मास और वाटर बॉडी दोनों के रेफरेंस की बात हो रही है, तो उसमें अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है और एमरजेंस हो रहा है। उसके बाद हम डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, तब क्या हो रहा है? सब्सिडेंस यानी अवतलन हो रहा है, घसाव हो रहा है, और दूसरा सबमर्जेंस हो रहा है यानी कि स्थलन डूब रहा है। तो ये कंप्लीट हुई एपिरोजेनेटिक। अब बात करते हैं हम ओरोजेनेटिक फोर्स की। तो ओरोजेनेटिक फोर्स में आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको? ओरोजेनेटिक फोर्स में अगर वो क्षैतिज गति यहाँ पर हो रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आप देखिए दो विपरीत दिशाओं में हो रहा है, तो चट्टान के अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है और टेंशन बन रहा है, तो टेंशनल फोर्स तनाव बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है? अगर वो एक ही दिशा में आ रहे हैं तब क्या हो रहा है? कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, संपीड़नात्मक बल लग रहा है। तो कंप्रेशनल फोर्स लगने की वजह से हम क्या उसको बोलते थे? क्रस्टल बेंडिंग, यानी इसमें भूपटल बनकर भूपटल में मोड़ पड़ने लगे, मोड़ होने लगे, मुड़ाव आने लगा, आप ऐसे कह सकते हैं। दूसरा टेंशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो क्रस्टल फ्रैक्चर, क्रस्टल में फ्रैक्चर हो रहा है, क्रस्टल टूट रहा है, भूपटल विभंग हो रहा है। ये सारे के सारे टर्म्स चीज़ें आपको आगे यूज़ करनी है, इसलिए आपको उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब जब भूपटल विभंग या क्रस्टल फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि इसमें जब जो बल लग रहा है अलग अलग दिशाओं में, उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा कि क्रैकिंग मतलब उसमें तीव्रता अगर कम है तो हल्का फुल्का क्रैक आएगा चट्टान में, और अगर तीव्रता ज़्यादा है तो क्या होगा? फॉल्टिंग आ जाएगी, दरार। इसी तरीके से हम इसकी बात करें जब क्रिस्टल बेंडिंग की बात करें, मुड़ाव की बात करें, संपीड़नात्मक बल की बात करें, तो बलन और संकलन। बलन को आपने देखा होगा, समझा होगा, कई बार उसके बारे में बात भी की है। तो बलन क्या? फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन आपने सुने? बलित पर्वत। फोल्ड्स की बात हम करें तो समझ लीजिए फोल्ड्स कैसे, मान लीजिए कोई सरफेस है और इसमें ये इस टाइप से कोई भी चट्टानों में आपने कंप्रेशनल फोर्स लगाया, कंप्रेशनल फोर्स लगाया तो आप देखिए कोई भी चट्टान है वो इस टाइप से ऐसे मुड़ती चली गई। ये देखिए ये पूरी क्रिया कैसी है, ये बलन की बात हो रही है, फोल्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल आप इसको ऐसे फोल्ड बना सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? बलन। आप देखिए अगर इसको दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए तो इसमें फोल्ड पड़ जाएंगे, बलन पड़ जाएंगे। और आपने देखा है जो पर्वत होते हैं मोस्टली वो एक इस टाइप की शेप में बने हुए होते हैं। तो ये क्या है? फोल्ड्स, बलन। बलन का हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो बलन क्या है? अब बलन में देखिए आप इसमें एक आपको ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है और एक नीचे घिसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। इसको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कहते हैं। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, अपनति और अभिनति। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, अपनति और अभिनति।
ये चीज़ें आपके पास ध्यान रखनी थोड़ा सा कहीं भी आ जाती हैं। तो बलन में आपने देखा कि जब कोई भी चट्टान है उस चट्टान पे कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, बलन पड़ रहे हैं, फोल्ड्स पड़ रहे हैं, मोड़ पड़ रहे हैं। मोड़ को ही भूगोल की भाषा में बलन कह देते हैं, फोल्ड्स पड़ रहे हैं। अब इस फोल्ड में आप देखिए जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको एंटीक्लाइन अपनति, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको हमने अभिनति या सिनक्लाइन कर दिया। तो अब बलन के भी कुछ प्रकार हैं, वो आप बस याद कर लीजिए 2-3। एक होता है एक सिमेट्रिकल फोल्ड, एक असिमेट्रिकल यानी सममित बलन, असममित बलन, एक परिबलन, और एक होता है प्रतिबलन। ये 3-4 हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक तरीका है वो उसको हम ग्रीवाखंड या नापे बोलते हैं। ग्रीवाखंड आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ज़्यादा ध्यान देने वाला है। ग्रीवाखंड क्या होता है, नापे क्या होता है, नाप ग्रीवाखंड ये बहुत बार आया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ग्रीवाखंड या नापे। आप देखिए बलन के बारे में मैंने आपको बताया कि बलन इस टाइप से लगातार पढ़ रहे हैं। यहाँ एक चीज और, इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ, आपने समझ लिया होगा। बलन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। बलन ये सिंपल ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बलन में एक बलन इस टाइप से, एक ऐसे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो फोल्ड पड़ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तीव्रता पे, इसकी इंटेंसिटी पे, फोर्स की इंटेंसिटी, जो कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप देखिए क्या होता है, कई बार जब बहुत जो कंप्रेशनल फोर्स है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, ये एक बलन का हिस्सा उसके टूट कर उसके अक्ष पर गिर जाता है। मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाती है कि फोर्स यहाँ से लगाया और ये बलन ऐसे बनाते चले जा रहे हैं। सिंपल आप ऐसे देख लीजिए, ये है फोर्स लगा, बहुत तेजी से फोर्स लगा तो बलन का एक हिस्सा टूटकर क्या हो जाता है, दूसरे हिस्से पे चला जाता है। उसको आप ऐसे बना दीजिए, अब यहाँ से ठीक है, और टूटकर कई किलोमीटर दूर जाके गिर जाता है और दूसरी किसी चट्टान पर पे चढ़ जाता है। तो जो टूटा हुआ एक बलन रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवाखंड, ठीक है। ग्रीवाखंड नापे, ये आपको ध्यान रखना। जब संपीड़नात्मक बल की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो बलन है, ये आप देखिए इनमें ये बलन है, इन बलन में बहुत तेजी से फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये टूटा हिस्सा और कहीं जाके गिर गया तो ये हिस्सा ऐसा बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवाखंड बोलते हैं। तो ग्रीवाखंड से घाटियाँ वैली बन जाती हैं, ग्रीवाखंड घाटी बन जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो भारत में जो कश्मीर घाटी है वो ग्रीवाखंड घाटी है। ग्रीवाखंड आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया एक बार, तो ध्यान देना है कि बलन क्या होता है, बलन कितने प्रकार के हैं, और उनमें से ये जो बलन की एक स्थिति ग्रीवाखंड वाली बनती है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वो क्या होता है, तो भारत में क्या है, जो कश्मीर है वो ग्रीवाखंड घाटी का उदाहरण बनता है। तो यहाँ आपकी ये बलन की बात कंप्लीट हो गई। आगे हम इसमें अब देखें तो फॉल्टिंग और इसकी बात कर सकते हैं, भूपटल का टूटना, चटकन, क्रैकिंग। तो अब आप देखिए चटकन क्रैकिंग में तो कुछ खास शिलाकृति नहीं बन रही है, लेकिन फॉल्टिंग में बनती है। फॉल्ट वैली, रिफ्ट वैली, दरार घाटी, ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी। रिफ्ट घाटी, दरार घाटी, ब्लॉक माउंटेन, ऐसे चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो उनका जो काम है वो आपका क्रिस्टल फ्रैक्चर से ही रिलेटेड है। तो जब आपने देखा कि इनमें होता क्या है, जो चट्टानों के तल हैं वो चट्टानों के तल उस बल के कारण खिसक जाते हैं। जब विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशनल फोर्स लग रहा है। तो जब टेंशनल फोर्स लग रहा है और दो अलग अलग दिशाओं में लग रहा है तो क्या हो रहा है, चट्टानों के नीचे के जो तल है वो खिसक जाते हैं और क्या बन जाता है, वहाँ पे भ्रंश बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार चट्टानों के अलग अलग दिशाओं में खिसकने से क्या हो जाता है, भ्रंश घाटी का निर्माण, भ्रंशन हो जाता है, फॉल्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो भ्रंशन से या फॉल्टिंग से अब आप देखिए कि अलग बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए चट्टानों के टुकड़े हैं, इनमें से कोई भी अप एंड डाउन हो रहा है, कोई भाग ऊपर उठा, कोई भाग नीचे धंसा,
ठीक है। तो इनसे क्या होगा, इस ये जो पूरा स्थल ये भाग है इसमें परिवर्तन आ सकता है। कोई भी पार्ट है, मान लीजिए कि ऐसे जुड़े हुए हैं, ये 3 है, यहाँ से ये भाग अपनी जगह स्थिर रहा, ये दोनों नीचे धंस गए तो ये स्थलाकृति बदल गई। अगर ये दोनों भाग अपनी जगह रहे, ये भाग नीचे धंस गया तो स्थलाकृति अलग बनी। ठीक है। तो इस टाइप से जो चट्टाने हैं उनमें जब टेंशनल फोर्स लगता है अलग अलग दिशाओं में गति होने के कारण क्या होता है, ग्रंशन की क्रिया होती है, फॉल्टिंग होती है, और उसी फॉल्टिंग से क्या होता है, ये आपके रिफ्ट घाटी या ब्रंच घाटी का निर्माण होता है। तो ये ब्रंच घाटी को, रिफ्ट घाटी को जर्मनी भाषा में ग्राबेन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या है, रिफ्ट घाटी, ग्राबेन। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन भी आपने सुना होगा, ब्रंशोथ पर्वत या हॉस्ट, इसके अलावा रैंप घाटी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो बन रही है वो टेंशनल फोर्स का ही उदाहरण है। टेंशनल फोर्स के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है। टेंशनल तनाव मूलक बल के कारण आपके भ्रंशन होता है, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तनाव मूलक बल के कारण ही हॉस्ट माउंटेन बनते हैं। तनाव मूलक बल के कारण यानी टेंशनल फोर्स के कारण ही आपका रैंप घाटी बनती है, भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत का नाम आपने सुना है। तो सतपुड़ा पर्वत क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, अफ्रीका की भ्रंश घाटी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के बारे में आपने सुना है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो है वो क्या है, वो उसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं, भ्रंश घाटी भी कहते हैं। तो वो क्या है, ये तनाव मूलक बल का ही उदाहरण है। इसमें विभिन्न झीलें हैं, झीलों के बारे में आपने सुना होगा, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस झील है जिसमें से नील नदी निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका का मैप आप देख लीजिए, आज वर्ल्ड रीजनल स्टडी की आप फिर जरूरत पड़ गई तो आप देखिए अफ्रीका की बात अगर हम करें तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये हिस्सा पूरा ये भ्रंश घाटी का है, जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का है। तो आप आज इसको वर्ल्ड के मैप में ढूंढेंगे, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। इसमें क्या है, कई सारी झीलें हैं। वो झीलें कौन सी झील से, नील नदी निकल रही है, वो आपको ध्यान रखना है। तो एक पॉइंट से कितने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो किसके कारण ऐसा हो रहा है, तनाव मूलक बल के कारण। ब्लॉक माउंटेन की अगर हम बात करें तो भारत में सतपुड़ा पर्वत जो है वो ब्लॉक माउंटेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरी बात इधर कई बार ऐसा होता है कि जो चट्टानों के तल हैं वो बहुत गहराई तक खिसक जाते हैं और वो समुद्र तल से भी गहरे हो जाते हैं। तो इस टाइप की दो घाटियाँ भी मिलती हैं, जैसे कैलिफोर्निया की डेथ वैली। कैलिफोर्निया देखिए आज फिर से नाम आ गया, कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है, और दूसरा क्या है, एशिया का मृत सागर या डेड सी। दो नाम मैंने आपके सामने लिए, उनको आप ध्यान रखेंगे, डेथ वैली और डेड सी। ये क्या है, ये टेंशनल फोर्स के ही उदाहरण है, यानी भ्रंशन का उदाहरण है, भ्रंशन के कारण है। तो इनका तल क्या है, समुद्र तल से गहरा है। तो आपको ध्यान रखना है, डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया कहाँ है आप ढूंढेंगे आज, रीजनल स्टडी से रिलेटेड है। और दूसरा आपका डेड सी जो एशिया में कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, वो आपको ध्यान देना है। तो अफ्रीका की भ्रंश घाटी हो गई। राइन भ्रंश घाटी, राइन नदी कहाँ है विश्व में, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, राइन नदी भ्रंश घाटी। अच्छा, भारत में अगर हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बारे में भी हम कह सकते हैं। नर्मदा ताप्ती का क्या है, भ्रंश घाटियाँ हैं, दोनों भ्रंश घाटियों में बहती हैं, और भ्रंश घाटियों में बहने के कारण ही वो क्या है, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी की मोस्टली जो नदियाँ हैं उनका जो प्रवाह है वो बंगाल की खाड़ी में होता है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती का ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऑप्शन दिया जाता है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है या एस्चुरी बनाती है। तो इनके बहुत सारे सवालों के जवाब यही, भ्रंश घाटी होने के कारण बहुत सारी चीज़ें नर्मदा नदी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका की भ्रंश घाटी हो गई, राइन भ्रंश घाटी हो गई, भारत में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियाँ हो गई। ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो सतपुड़ा माउंटेन हो गया भारत में। उसके अलावा जो सतपुड़ा माउंटेन की बात करें जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसेस यूरोप में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लास्ट जो बचा आपका वो एक्सोजेनेटिक फोर्स बचा। एक्सोजेनेटिक फोर्स में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो बल काम करता है उसको हम बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स में। ठीक है। तो
एक्सोकिनेटिक फोर्स के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि डेनुडेशन होता है, अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा ही इसमें स्थलाकृतियों को वो समतल करने का कार्य होता है। अनाच्छादन में वेदरिंग और इरोजन यानी अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो अपक्षय और अपर्दन की जो सम्मिलित क्रिया है वो डेनुडेशन कहलाती है। अब होता कैसे है, अब जो अपक्षय है, अपक्षय का मतलब या वेदरिंग का मतलब किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट जाना, वो अपक्षय होता है। वो यांत्रिक कारणों से भी हो सकता है, जैविक कारणों से भी हो सकता है, रासायनिक कारणों से भी हो सकता है। यांत्रिक में से कि ताप है या वर्षा है या दबाव की क्रिया हो रही है तो उससे क्या है, चट्टान में टूट रही है। अपर्दन क्या है, उसके एजेंट होते हैं, मान लीजिए रनिंग वाटर जिसको हम नदी बोल देते हैं, वायु है, हिमानी है, परिहिमानी है, सागरीय लहरें हैं, अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये क्या करता है, जो टूटा हुआ भाग है चट्टान होता है उसको एक स्थान से ले जाता है दूसरे स्थान पे जमा कर देता है। तो अब डेनुडेशन के द्वारा जब कोई चट्टान टूटी तो देखिए उसका रूप बदल गया, चट्टान टूट गई और क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे अपर्दन के जो एजेंट हैं उस पर अपनी क्रियाएँ करते रहेंगे और उसको तोड़ के प्लेन करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जो टूटा हुआ भाग है वो कहीं ना कहीं जमता रहेगा, ठीक है। या इस पे जब उनकी क्रिया हो रही है तो क्रिया होने से क्या हो रहा है, जो भी रिलीफ है उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। तो जब उसका फॉर्म चेंज हो रहा है तो क्या बन रहा है, रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर बन रहा है। तो सीधा सा यहाँ पर फिर से निकल के ये बात आ गई कि जो इंडोजेनेटिक फोर्स है वो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ तैयार करता है और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है वो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ को तोड़कर काट छाट कर उनको थर्ड ऑर्डर रिलीफ तैयार करता है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स का समझ में आया होगा आपके। क्या हुआ कि जो भी स्थलखंड बनते हैं, जो विसंगतियाँ, जो असमानताएं एंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा तैयार कर दी जाती है, बना दी जाती है, उनको प्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ नई स्थलाकृतियाँ भी बना देता है, क्योंकि इरोजनल वर्क और डिपोजिशनल दो प्रकार के वर्क होते हैं। तो आज आपने ये चीज़ देखी, इसमें समझा कि किस प्रकार से पृथ्वी के जो सतह है, जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से स्थलाकृतियाँ बन रही है, किस प्रकार से स्थलाकृतियाँ बिगड़ रही हैं, उनके लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ टेक्निकल टर्म्स जो जैसे बलन की बात आई, बलन कितने प्रकार के हैं, ग्रीवाखंड क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है, ठीक है, या क्रिस्टल फ्रैक्चर क्या होता है, क्रिस्टल बेंडिंग क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन क्या हो रहा है, अपवर्ड मोशन क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब आपको आगे काम आने वाली हैं। और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये प्लेट टेक्टोनिक की तरह ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है जो आपकी सारी ज्योमेट्री को कवर करता है। इन्हीं फोर्स के थ्रू सारे लाइन फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। आज का क्लास काफ़ी टेक्निकल इशूज़ के कारण डिस्टर्ब रहा, लेकिन कोशिश की थी कि फिर भी अच्छा चलता रहे। तो मुझे लगता है कि आज आप नहीं करें और फोर्सेस को अच्छे से स्टडी करें। इनको जो भी टर्म्स अगर आपको कोई क्लियर ना हो पाए हों तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको टॉपिक को ठीक है, ओके।